हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जिस दृढ़ संकल्प, जिस विश्वास के साथ हम लोगों ने संपूर्ण रिवीजन सीरीज को शुरू किया था, उसका लेक्चर नंबर 3 आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेक्चर 2 और उसमें 2 के 2 पार्ट्स थे, चूंकि 3 वीडियो आपके पास मौजूद हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात की, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूरी डिटेल्स में बात की, साथ में आपका जो मानव नेत्र है और लेंस है उनके बारे में भी हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। यानी कि ऑप्टिक्स का जो पार्ट्स होता है, जिसमें से लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। जैन जो 4th आपका टॉपिक्स आता है, जिसका नाम है विद्युत धारा और उसका ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है ना, प्रभाव, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने से पहले जनरली हम आपको बता दें कि जो विद्युत धारा होती है उसका हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि फिजिक्स ना केवल एक फिजिक्स के तरीके से बल्कि सब्जेक्ट के तरीके से ना देखा जाए इसको, बल्कि इसको पूरा दैनिक जीवन से जोड़ के देखा जाए तो इसको बहुत सरल, बहुत सामंजस्य जैसा बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चूंकि फिजिक्स की डेफिनेशन भी आपको क्लियर कर दें आज। फिजिक्स एक तरीके से यानी कि भौतिक विज्ञान जो है आपका, जो भौतिक विज्ञान आपका है फिजिक्स, उसकी जो डेफिनेशन निकल के आती है वो ये है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है ना, एक पार्ट है विज्ञान का, जिसके अंदर ब्रह्मांड में होने वाली संपूर्ण घटनाएं, जो भी ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उनका जो हम अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। चाहे वो साइकिल चलाने से लेके एरोप्लेन का उड़ना हो, या फिर नाव का चलना हो, या फिर लाइट का जलना हो, या फिर आपका किसी चीज का फिसलना हो, किसी का टक्कर लगना हो, किसी चीज का ऊपर से नीचे गिरना हो, एवरीथिंग, जो भी ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सब आपकी किसके अंदर आने वाली है, फिजिक्स के अंदर। तो ये दैनिक जीवन से अगर इसको जोड़ा जाए तो निश्चित ही ये टॉपिक्स, जो आपका फिजिक्स जो है वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपके साथ आ रहा हूं। साथ में देखिएगा, जिस टॉपिक्स का नाम है कक्षा 10th के लिए जो संपूर्ण रिवीजन सीरीज शुरू की थी हमने, उसका लेक्चर नंबर 3 में जो बात करेंगे विद्युत धारा पे करेंगे हम लोग, करंट पे। चूंकि करंट के बिना हमारा जीवन लगभग अधूरा सा है, क्योंकि सुबह से लेके रात तक, रात से लेके फिर सुबह तक जो भी देखते हैं हम, सब चीजें करंट से लगभग फ्लो हो रही हैं। जैसे आपका बल्ब का जलना हो, पंखे में गर्मियों में पंखों का चलना हो, आपका कूलर चलना हो, फ्रिज चलना हो, वॉशिंग मशीन चलना हो, और इलेक्ट्रिक के जितने भी आइटम्स हैं सारे जो चार्ज से चलते हैं यानी कि विद्युत धारा से चलते हैं, वो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। करंट के बारे में बात की है, इससे के प्रभाव क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। समय न गवाते हुए बात करते हैं सबसे पहले विद्युत की, कि विद्युत क्या होता है। किसी चालक में, चालक जानते हैं 2 वर्ड होते हैं, एक चालक और एक अचालक। जल्दी से क्लियर कर लेते हैं कि चालक क्या होते हैं। बहुत सिंपल, चालक और एक अचालक। चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, यानी कि वे पदार्थ जिनमें जो करंट है वो फ्लो हो सके, चालक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनमें जो आपका विद्युत धारा है उनका प्रवाह ना हो सके तो उसको बोलते हैं अचालक। जैसे ये मार्कर है, अगर मार्कर में हम लोग दोनों करंट के जो आपके चार्ज करंट के जो तार हैं उनको लगाएंगे तो इसमें जो करंट होगी वो फ्लो नहीं होगी ना, जबकि लोहे में करंट का फ्लो आसानी से हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो है लोहा है वो आपका क्या है, चालक है, और जो मार्कर है वो आपका क्या है, अचालक है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसका ये मतलब है, जब किसी चालक में आवेश जो प्रवाह होते हैं, जब किसी चालक में जितने आवेश प्रवाह होते हैं उनमें जो ऊर्जा व्यय होती है उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। इतनी बात क्लियर है। विद्युत ऊर्जा के जानने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेश की क्या होता है। आवेश, कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा। आवेश क्या होता है, इसको चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। चार्ज से ज्यादा समझ में आता है कि चार्ज क्या है। चार्ज, दरअसल हम एक छोटी सी अगर डेफिनेशन बताएं चार्ज की, तो जब हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें होता है चार्ज उत्पन्न, ठीक है ना। जब किसी वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं तो चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे जनरली हम लोग जब बचपन में खेलते थे तो कंघी वगैरह या फिर जो पेन्स वगैरह होते थे उनको ऐसे ऐसे रगड़ते थे बालों में, और देखते थे कि अगर छोटा सा जो कण है यानी कि उसका कागज का टुकड़ा वगैरह, तो वो आसानी से ऊपर उठ जाता था। तब हम दिमाग लगाते थे ये जादू हो रहा है, लेकिन वो जादू नहीं होता था। वहां पर लगती थी अपनी फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स लगने का मतलब वहां पर आवेश की घटना होती थी, आवेशांतरण की घटना होती थी। तो वो जो होता था, आपका जो भी आपका कंघा लिया है, आपने मार्कर लिया है, आपने पेन लिया है, वो जब रगड़ोगे तो उसमें हो जाएंगे चार्ज उत्पन्न। चार्ज क्या करता है, किसी चीज को अट्रैक्ट करने का
काम करता है या फिर प्रतिकर्षित करने का काम करता है। तो आवेश क्या है? जनरली आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो वैद्युतमय हो गई है या फिर चुंबकीय, उसमें चुंबकीय गुण हो गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना, आवेश के लिए। तो इतनी बातें आवेश के लिए क्लियर होंगी। चलो आवेश की बातें अगर क्लियर हो गई हो तो आवेश के लिए हम लोग इसका थोड़ा सा मात्रक भी जान लेते हैं। जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विद्युत धारा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आई बराबर आपका होता है क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? आवेश, टी क्या है? समय, आई क्या है? विद्युत धारा यानी कि करंट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अगर हम क्या करें आपका, यदि ये टी बराबर 1 सेकेंड ले लें, कितना ले लें? 1 सेकेंड, तो आई बराबर आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपकी अगर कभी पूछे कि विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा उठा के ये कहना है कि 1 सेकंड में किसी चालक में, ये चालक, इस चालक में 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाह हो रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, 1 सेकंड में कितने आवेश इसमें से गुजर कर जा सकते हैं, चल सकते हैं, वो आपकी क्या होगी? विद्युत धारा कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो यहां से हम लोग क्यू का मात्रक निकालेंगे। अगर मात्रक किसका? क्यू का। तो क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्यू बराबर आई इंटू टी बनेगा। इतनी बात क्लियर है? अगर आई का फॉर्मूला आपको पता है, यानी कि आई का मात्रक अगर आपको पता है, आई का मात्रक किसमें मापते हैं? मात्रक, ठीक है, एम्पियर में। ओके, और समय को किसमें मापते हैं? सर समय को मापते हैं सेकंड में। इतनी बात क्लियर है? तो इसका मात्रक क्या बना? एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब इसका मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड। दूसरा इसका ऐसा ही मात्रक निकल के आता है कूलाम। क्या? कूलाम। अब इसका दूसरा मात्रक है ऐसा ही, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कूलाम। तो अब इसको किसमें मापते हैं? कूलाम में मापते हैं या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड में मापते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। कभी कभी आपको, चलो चूंकि आपने बात ही कर ली है विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा इतनी बातें समझ में होंगी। आवेश आपका क्लियर है, विद्युत धारा आपको समझ में आ गया कि किसी भी चालक में 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाह होते हैं वो आपका क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। अब आपसे वो पूछेंगे कि करंट को सर मानते हैं एम्पियर में, तो वो आपसे पूछेंगे कि 1 एम्पियर की परिभाषा, क्या पूछेंगे? 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? तो बहुत सरल, बहुत सिंपल। क्या करना है आपको? यहां से सीधा ये वाला जो मान है इसको यहां से कन्वर्ट करेंगे। टी बराबर रखेंगे 1 सेकेंड, ठीक है ना, और क्यू बराबर रखेंगे 1 कूलाम। कितना रखेंगे? 1 कूलाम। अर्थात कोई चालक, ये रहा, इसमें से 1 सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, 1 सेकेंड में कितने आवेश जा रहे हैं, यानी कि 1 कूलाम अगर 1 सेकेंड में प्रवाहित हो, अगर किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह हो तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? आगे ना बात समझ में? क्या बनी 1 एम्पियर की परिभाषा? यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह हो तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। विद्युत धारा, मात्रक क्या होता है, दोनों मात्रक बता दिए आपके सामने। नेक्स्ट 1 एम्पियर की परिभाषा आपको बता दी। मापन यंत्र क्या होता है कि विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एक यंत्र का यूज करते हैं जिसका नाम है अमीटर। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अमीटर किसे कहते हैं, ये किसके काम आता है, तो अमीटर का आपको सीधा सा ये बताना है कि विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं आपका क्या? अमीटर। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक छूट गया, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या है। क्योंकि विद्युत ऊर्जा पता चल गया कि आवेशों को प्रवाह करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के कई आपके स्रोत हैं, जैसे बल्ब आपका स्रोत है एक विद्युत ऊर्जा का, है कि नहीं है? आपका बल्ब मान लीजिए, आप सूर्य मान लीजिए, ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत है, यानी कि विद्युत के स्रोत हैं। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। विभव और विभवांतर बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। देखते हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत विभव की। इसमें होता क्या है वैद्युत विभव? वैद्युत विभव में आपका जनरली हम लोग ये देखते हैं, वैद्युत विभव जैसे ये आपका क्यू है, कोई आवेश है, ठीक है ना, ये बहुत दूरी पर रखा है इन्फिनिटी पर, ठीक, इसको उठाकर लाना है किसी एक पॉइंट ए पर। इतनी बात क्लियर है? एक आवेश जो इन्फिनिटी पर यानी कि अनंत पर रखा है, इसको उठा के लाना है एक बिंदु पर ए पर। इसको बिंदु पे ए पे लाने के लिए अगर इसको यहां से यहां उठा के शिफ्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो किसी आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं वैद्युत विभव। यानी कि इसका फॉर्मूला V, वैद्युत विभव को इससे रिप्रेजेंट करते हैं V बराबर होता है आपका W अपॉन Q। क्या होता है? V बराबर W अपॉन Q। तो परिभाषा क्या बनेगी इससे? अगर आपको फॉर्मूला नहीं देना, परिभाषा आसानी से बना सकते हो विद्युत आवेश की।
किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से देखेंगे क्या फॉर्मूला बना, V बराबर W अपॉन Q। किसी आवेश को अनंत से किसी पॉइंट यानी कि किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। देन तुरंत मात्रक निकालेंगे। मात्रक निकालने के लिए यदि आपको दोनों चीजों की मात्रक पता है, W के और Q के, देन आप V का भी मात्रक निकाल सकते हैं। यानी कि विभव का मात्रक कभी पूछा जाए कि विभव का मात्रक क्या होता है, विभव मात्रक में बड़ा सरल सर W किस में मापते हैं, जूल में, ये लिख दिया जूल, और अपॉन कूलाम सी यानी कि Q को किस में मापते हैं, कूलाम, तो ये आपका कूलाम लिख दिया। अभी पढ़ के आया कि कूलाम को किस आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में। तो आपका ये विभव का मात्रक क्या बना, जूल प्रति कूलाम। इसका एक और मात्रक होता है जिसको वोल्ट लिखते हैं। अन्य मात्रक में क्या लिखेंगे आप, वोल्ट क्या लिखेंगे, वोल्ट, ठीक है ना। अब वोल्ट लिख ही लिया तो क्यों ना एक वोल्ट की परिभाषा भी लिख ली जाए। एक वोल्ट की कभी परिभाषा पूछ ले, वो क्या पूछ ले, एक वोल्ट की परिभाषा ऊपर लिख दें, क्या बोलो, लिख दो सर, एक वोल्ट की परिभाषा लिखो सर। एक वोल्ट की परिभाषा बनाने के लिए W का मान बन, Q का मान भी बन। बताओ बात सही के गलत, बिल्कुल सही। ओके सर, W का मान 1 जूल ले लो सर, Q का मान 1 कूलाम ले ले, ठीक है, ले लिया। परिभाषा बनाने में क्या दिक्कत है, तो 1 वोल्ट नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कहने का ये मतलब है जब किसी आवेश को कितना लेना है, एक, मतलब एकांक आवेश को जब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, जब किसी आवेश एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया काम 1 जूल हो, तब विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया काम यदि 1 जूल हो तो उसमें उत्पन्न विभव का मान 1 वोल्ट होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ओके ना। इसकी इतनी बातें क्लियर होने के बाद एक उसमें नाम और लिखा है आपका, वैद्युत विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, बड़ा सरल, बड़ा सिंपल, समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। अभी आप इसको ला रहे थे आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर, आप कुछ नहीं करना है, आपको उठा के सीधा सा एक पॉइंट मान के चलिए B हो गया, मान के चलिए इसको A पर लाना है आपको, किसको, आवेश को। एक आवेश ये रखा हुआ है, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाना है। यहाँ पर कुछ ना कुछ फिर से काम करना पड़ेगा कि नहीं। तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है, पहले इन्फिनिटी से ला रहे थे, आप किससे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है, उसको ले जाएंगे। परिभाषा क्या बनेगी, V बराबर सेम वही। अब चूंकि विभवांतर है तो हम इसको A भी लिख लेते हैं, BA लिख लेते हैं, जो भी आपको लिखना हो VA लिख लेंगे। तो इसका ये बनेगा फॉर्मूला W अपॉन Q, फिर से सेम। तो इसमें सीधा सा ये लिखना है, किसी बिंदु आवेश या फिर किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उसके आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। सेम मात्रक निकलेगा, सेम सारी चीजें आपकी निकलने वाली हैं। इतनी बातें क्लियर होती हैं, ओके। देन आपका जो सेकंड नंबर पे आता है 1 वोल्ट की हो गया। मापन यंत्र क्या है, अब सर जैसे हम लोगों ने विद्युत धारा को मापने का यंत्र अमीटर था, इसको मापने का यंत्र का नाम होता है क्या, वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। नाम सुन लो, एक तो सर अमीटर नाम सुना आपने, अमीटर, एक नाम आपने लिया वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या करता है, ये वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज को यानी कि विभव को। तो कहने का ये मतलब जब यानी कि कोई ऐसा यंत्र जो क्या करे, वोल्टेज को मापने के लिए काम लिया जाता है या यूज में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। बात खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम का नियम। वेरी 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 इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट है ये। देखते हैं क्या होता है, बड़ा सरल बड़ा सिंपल, बड़ा सरल बड़ा सिंपल। अगर ये ओम का नियम आप करके जाते हो निश्चित आपको देखने को मिलेगा। यहां से चाहे तो आपको शॉर्ट मिले, चाहे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, चाहे तो आपको मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। इनमें से आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको भी देख लेना, ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलते हैं ओम के नियम पर। ओम के नियम जानने से पहले चालक जान चुके हैं तो चालक बनाएंगे एक। मान लिया एक चालक बन गया ये, ठीक है ना। इस तरीके से कोई एक चालक है, ये इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना लो ना, क्या दिक्कत है। लो ये आपका एक चालक हो गया, ठीक है ना। कोई एक चालक हो गया, कोई चालक हो गया। इसमें क्या करना है, आपको करंट फ्लो कराना है। तो करंट फ्लो कराने से पहले बैटरी लगानी होगी, यानी कि कोई ना कोई बैटरी की जरूरत पड़ेगी। लो हमने क्या किया, यहां पर एक बैटरी जोड़ दी। लो आपका एक बैटरी जुड़ गई। बैटरी जुड़ेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ विभव होगा, बोलो होगा कि नहीं। इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा ना बैटरी का। जो बैटरी का वोल्टेज हमने कितना मान लिया, V मान लिया। जब यहां से बैटरी जोड़ेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी ऑब्वियसली। तो ओम ने ये कहा आपके कि ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक
इंपॉर्टेंट बात, जब किसी चालक की ना लंबाई ना क्षेत्रफल ना उसके ताप यानी कि भौतिक अवस्थाओं में अगर परिवर्तन ना किया जाए, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई और उसके क्षेत्रफल में यदि परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें दिया गया विभव हमेशा उसमें बहने वाली धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। लो कर दिया। क्या लिखेंगे? जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब में परिवर्तन ना किया जाए तब उसमें लगाया गया विद्युत विभव उसमें बहने वाली धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि सीधा सा मतलब इतनी सी बात आपको पढ़नी है। ये बात ये कहती है ओम का नियम, ओम का नियम ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, किसी चालक में दिया गया विद्युत विभव उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हमें पता है जब भी अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं साथ में एक मेहमान के रूप में एक नियतांक आता है जिसका नाम R है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओम का नियम। इतने में निपट गया ओम का नियम। अगर आपने ये इतने चीज देख ली सही से, I V R इनमें संबंध होता है तो ये ओम का नियम, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। क्या है? जब किसी चालक में वैद्युत विभव दिया जाता है उसमें धारा बहती है तो दिया गया विभव वैद्युत धारा में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक में दिया गया वैद्युत विभव उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। लिख दिया। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे यानी अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे साथ में एक कांस्टेंट जिसका नाम चालक का प्रतिरोध, क्या कहते हैं इसे? चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। ओके, इतना अगर आप डिटेल्स में लिख देते हो कि V क्या है? वैद्युत विभव, I क्या है? बहने वाली धारा, और R क्या है? चालक में उत्पन्न चालक का प्रतिरोध। तो R बराबर क्या फॉर्मूला बनता है सर? V अपॉन I, ठीक है। ये R ये आपका एक नियतांक है, ये इन पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कहो कि V बढ़ाएं R बढ़ जाएगा, नहीं, ये कांस्टेंट है भाई, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है। ये होगा कि I जितना बढ़ेगा V भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है ना। इसको अगर हम ग्राफ की मदद से समझने का प्रयास करें तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ यहाँ पे V यहाँ पे I, तो इसकी एक सीधी लाइन हमें मिलती है। तो V और I यानी कि अगर ओम के नियम का जब भी आपको ग्राफ देखने को मिलेगा तो ये होगा ओम का नियम है, ये ओम के नियम का ग्राफ है। ये आप ओम के नियम जब भी आए तो ये ग्राफ जरूर आपको बनाना है। तो मैंने बताया था कि जितने भी डायग्राम आपको जरूरत पड़े, जितने भी फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़े, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, चाहे वो आपका यानी कि साइंस का पेपर हो या फिर आपका मैथ का पेपर हो, उसमें फॉर्मूले की जहां जरूरत है बिल्कुल लिखिए, जहां पे डायग्राम की जरूरत है बिल्कुल बनाइए, देन आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये ओम का नियम, ओम के नियम का सत्यापन आपको बिल्कुल देख के जाना है। आप इतना ओम का नियम लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, अगर V बढ़ेगा I बढ़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक हमें सीधी लाइन रेखा मिलती है जो हमें ये बताती है कि V बढ़ाने पर I का मान निरंतर बढ़ता रहता है, ठीक है ना। ये आपका ओम का नियम यहाँ से फिनिश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, देख के जाना इसमें सारी चीजों को। बाकी देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध। आपने देख लिया कि R का जो फॉर्मूला आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, V अपॉन I। तो वैसे अगर इसका मात्रक निकालेंगे हम तो मात्रक क्या निकलेगा? मात्रक क्या निकलेगा इसका मात्रक सर एक तो हम इसी से बना सकते हैं। अभी हाल आपने बताया था कि V का मात्रक सर वोल्ट होता है, ठीक है, और दूसरा आपने I का मात्रक सर एम्पियर बताया कि नहीं बताया? बोलो। हाँ बताया, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका जो मात्रक होता है उसको ज्यादा ये प्राथमिकता देते हैं। दूसरा जो मात्रक होता है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, एक साइन होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्या? ओम। क्या कहते हैं? ओम। क्या कहते हैं? ओम, ठीक है ना। तो R का मात्रक क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब ओम हो गया, बनाना क्या? 1 ओम। कभी वो पूछ सकते हैं कि 1 ओम की परिभाषा लिखो, बहुत सरल, बहुत सिंपल। 1 ओम की परिभाषा के लिए V का मान बंद कर दो, I का मान बंद कर दो, हो गया 1 ओम। हो गया कि नहीं? यदि किसी चालक में एक वोल्टेज कितना 1 वोल्ट का वोल्टेज दे यानी कि विभव दें और इसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। बस हो गई बात खत्म। क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक में दिया गया वैद्युत विभव 1 वोल्ट हो तथा उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तब उस चालक का जो प्रतिरोध होगा उसका मान 1 ओम होगा। इतनी बातें क्लियर होती हैं आई थिंक। पांचों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, छठवां जो टॉपिक आता है वो है चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि जो चालक है वो किस किस बात पर निर्भर करता है। ये चालक बना लो सबसे पहले, तो ये रहा, ठीक। अच्छा, ये R जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी चालक में जितनी जो धारा बह रही है उसका रुकावट होता है। ये प्रतिरोध क्या होता है? रुकावट होता है, यानी कि डिस्टर्बेंस है, यानी कि कोई धारा यहाँ पे बह रही है,
अगर कोई जो इसका चालक है इसमें जो प्रतिरोध का मान है ये बताता है आपको कि इसमें ये जो धारा है इसको बहने के लिए कितने जो अच्छे से बहेगा, कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एक तरीके से जो प्रतिरोध है वो क्या है, डिस्टर्बेंस है। तो ये जो आर है चालक का वो किस किस पे निर्भर करता है, इसकी मान लिया हमने लंबाई एल है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, एल ए है। जो चालक है उसकी लंबाई कितनी है, एल, और इसका क्षेत्रफल कितना है, ए। तो जो चालक का प्रतिरोध होगा यानी कि आर, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के। दूसरा पॉइंट ये है कि जो चालक का प्रतिरोध होगा वो उस चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको जब डायरेक्टली जोड़ेंगे तो एल अपॉन ए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब यार बताया जब भी अनुक्रमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती का साइन होता है उसको हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है, मेहमान आए, एल अपॉन ए। इन मेहमान का नाम विशिष्ट प्रतिरोध, क्या कहते हैं इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका रो है इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट अभी बता रहा है टेम्परेचर के लिए। अगर कभी पूछा जाए कि प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में लिखिए तो आपको 3 बातें लिख देनी है फटाक से। पहली बात, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। दूसरा पॉइंट, उस चालक का प्रतिरोध आर उस चालक का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। तीसरा पॉइंट आपको यह लिखना है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके ताप पर निर्भर करता है, ठीक है ना, और उस जो पदार्थ से बना हुआ है उस प्रकृति पर निर्भर करता है। 4 पॉइंट आपको आसानी से लिख देने हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होती हैं। किसी चालक का प्रतिरोध एल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनुक्रमानुपाती, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप पर निर्भर करता है, और जो जिस पदार्थ से वो बना हुआ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इन दोनों को जब मिलाते हैं आर और आर दोनों को मिलाएंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रो जिसका क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इतनी बातें क्लियर होती हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध आ जाता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी निकाल लें। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सर रो बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला, रो वहीं पे आर इंटू ए अपॉन एल, यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। तो एल से एल खत्म हो जाएगा तो मात्रक क्या बनेगा इसका जो मात्रक निकल के आएगा, सर आर का मात्रक भैया पड़ा ओम होता है, यहां से एक मीटर बचेगा तो इसका मीटर, ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर। इतनी बात क्लियर है, आ गई ना बात समझ में, ओम मीटर। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी विशिष्ट प्रतिरोधों की निर्भरता इसके बारे में। ये टॉपिक्स भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस पर भी इंपॉर्टेंट का साइन लगाइए। विशिष्ट प्रतिरोध ये पूरा ही टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये टॉपिक्स जितने भी पढ़ा रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित है आपको कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलने वाली हैं। प्रतिरोध को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कभी ऐसे, जब भी ऐसा साइन दिख जाए समझ लेना ये प्रतिरोध है, यानी कि इसको प्रदर्शित करेंगे आर से। अब आपको क्या करना है, प्रतिरोधों के बारे में तो पढ़ लिया, एक डिस्टर्बेंस है, इन डिस्टर्बेंस को आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब कोई सर्किट है, जैसे आपके घर में क्या है, डोरी है, पूरा सर्किट बना हुआ है, कहीं पर बल्ब लगा, कहीं पर पंखा लगा, कहीं पर कुछ लगा, तो ये क्या है, पूरा आपका सर्किट बना हुआ है। इसमें आपको जोड़ने हैं प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि डिस्टर्बेंस जोड़ने हैं। तो डिस्टर्बेंस जोड़ने के लिए हम लोगों को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं प्रतिरोधों को। एक होता है श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। दोनों से क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा क्वेश्चन, या तो आपको मिलेगा क्वेश्चन कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है उसका तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, ड्राइव कीजिए, या क्वेश्चन ये मिलेगा कि आपका समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है उसका मान निकालिए। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका न्यूमेरिकल में कि अगर श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सेम आपका I बराबर Q अपॉन T से न्यूमेरिकल बन सकता है, V बराबर IL से न्यूमेरिकल बन सकता है, रो बराबर R इंटू A अपॉन L से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ये मान तीनों मान देंगे, चौथा पूछ लेंगे, 2 मान देंगे, तीसरा पूछ लेंगे। इस तरीके से आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। सबसे पहले प्रतिरोधों को संयोजन में जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज में लगाना है किसको, आर को, ठीक है ना। तो इसमें लगाने के लिए बड़ा सरल, एक प्रतिरोध एरिया, 2 सिरे होंगे, पहला दूसरा, दूसरे सिरे का दूसरा प्रतिरोध जोड़ेंगे, ये रहा दूसरा, तीसरा प्रतिरोध जोड़ दिया, ये रहा। थोड़ा सा छोटा बना दे क्या, बना दो ना सर, ठीक, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। आप देखेंगे
ये पहला प्रतिरोध R1 मान लिया, दूसरा प्रतिरोध R2 मान लिया और तीसरा प्रतिरोध क्या मान लिया, R3। इसको और क्रम में जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग तीन ही प्रतिरोध जोड़ रहे हैं अभी, किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा कि नहीं जुड़ा। इसका पहला सिरा ये, इसका दूसरा ये, इस दूसरे का पहला ये, इस दूसरे का दूसरा ये, इस तीसरे का पहला ये और इस तीसरे का दूसरा ये। क्या करना है, लिखना ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। जो बैटरी लगी है उसका विभव हमने मान लिया क्या है, V है। अब बैटरी लगाएंगे तो धारा बहेगी, लो धारा बहने लगी। एक बात याद रखना है, पूरा जो आपका डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो बहने वाली धारा सभी प्रतिरोधों में समान होती है, यानी कि इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी और इसमें भी आई जाएगी। इतनी बातें क्लियर है। एक अगर कॉन्सेप्ट याद है कि अगर वैद्युत विभव लगाया जाए, ठीक है ना, क्या लगाया जाए, वैद्युत विभव लगाया जाए, तो उसमें बहने वाली धारा श्रेणी क्रम में क्या होती है, समान होती है, लेकिन वोल्टेज क्या से होते हैं, अलग अलग। तो हमने मान लिया R1 का वोल्टेज कितना है V, R2 पे वोल्टेज कितना है V2 और R3 पे वोल्टेज कितना है V3। इतनी बातें क्लियर होती हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है ना। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहला सिरा कहां जोड़ते हैं, बैटरी के धन सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। माना बैटरी इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, V है। वोल्टेज लगाएंगे तो क्या बहेगी, धारा बहेगी, धारा बहेगी, और श्रेणी क्रम में धारा हमेशा कैसी रहती है, समान। तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। अब कॉन्सेप्ट सीधा सा ये लगाना है आपको, उठा के डेरिवेशन ये कर देना है कि I बराबर जो बहने वाली टोटल धारा है कि टोटल विभव, ये इसका बैटरी का पूरा वोल्टेज जो है V है, और हमने इसका पूरे का जो प्रतिरोध है वो हमने मान लिया टोटल प्रतिरोध कितना है, R है। इस पूरे सर्किट का जो वोल्टेज कितना है, V, ठीक है, और जो धारा आपका प्रतिरोध है इस पूरे का वो कितना है, R, और इसमें बहने वाली धारा जो कितनी है, I है। इतनी बातें क्लियर होती हैं, ठीक। V बराबर आपका, आप चूंकि वोल्टेज बढ़ रहा है तो ये जो टोटल वोल्टेज होगा इन तीनों वोल्टेज के बराबर होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं होगा। ओम का नियम अभी पढ़ के आए कि V बराबर सर IR होता कि नहीं। तो V बराबर IR के लिए टोटल वोल्टेज के लिए जो आपका टोटल I कितनी है, I है कि नहीं, और टोटल R कितना है, R है। इस पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज टोटल जो R है वो कितना है, R है, और टोटल I कितनी बह रही है, कैपिटल I, ठीक है। V1 का मान, यानी कि यहां से अगर इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, IR1 आएगा। यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, V2 का मान IR2 आएगा। यहां से निकालेंगे तो IR3 आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट I कॉमन ले लिया, अंदर से IR बराबर कॉमन ले लिया, यहां से I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। I से I खत्म तो टोटल R कितना होगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया ड्राइव। मतलब समझ में आया कि अगर क्या करें हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो जो टोटल R आता है वो तीनों आरों के सम के बराबर आता है। इतना सा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सीधा सा अगर कभी आ जाए कि श्रेणी क्रम में जो समान श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ें तो उसका टोटल प्रतिरोध क्या आता है, तो आपके दिमाग में तुरंत बात क्लिक करनी है, प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में सीधा सा जोड़ दो, पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से, और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से। पहले का पहला सिरा आपका कहाँ, बैटरी के धन सिरे से, और तीसरे का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देंगे। माना कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, कैपिटल V है। जब वोल्टेज होगा तो उसमें धारा बहेगी, तो जो धारा बह रही है वो टोटल कितनी है, I। श्रेणी क्रम में एक बात याद रखना कि जो बहने वाली धारा होती है वो समान होती है, तो इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, ठीक है ना। ओम का नियम लगा देंगे कि टोटल वोल्टेज जो होगा वो सभी वोल्टेज के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हमने मान लिया कितना, अब धारा समान होती है लेकिन वोल्टेज कैसे होते हैं इसमें अलग अलग। तो पहले का वोल्टेज V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3, ठीक है। इसके बाद जो टोटल V है वो तीनों V के बराबर आएगा कि नहीं। आपके पास 15 रुपए 5-5 बांट दिए, तो 5-5 उठाओगे तो 15 होंगे कि नहीं होंगे। सेम यहाँ पे V बराबर टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम का नियम लगाया, V बराबर IR जानते हैं। V1 का देखेंगे तो IR1, V2 का देखेंगे IR2, V3 का देखेंगे IR3। I से कॉमन ले लिया तो R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में, क्या है
प्रतिरोधों का समांतर क्रम। समांतर क्रम भी बड़ा सरल, बड़ा सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे नंबर पूरे मिलेंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं है फिर आपका। हम तो आपका साथ प्रयास कर रहे हैं, आप पढ़िए, देखिए, आप यहीं से चीजें देखने को आपको मिलेंगी, आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए। चलते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जानने से पहले इसको जोड़ते कैसे ये देखते हैं। इसमें क्या किया, पहला प्रतिरोध लिया, दूसरा प्रतिरोध लिया, तीसरा प्रतिरोध, तीन ही प्रतिरोध जोड़ने। पहले का R1 मान लिया प्रतिरोध, दूसरे का क्या है R2 और तीसरे का R3। इन तीनों को जोड़ना है, कुछ नहीं करना, उठा के एक सिरे से जोड़ दो तीनों को। यहां पर बैटरी लगा दो, लो लग गई, ठीक। क्या है, डायग्राम तैयार हो गया। लिखना क्या है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि तीनों प्रतिरोधों का, जितने भी प्रतिरोध जोड़े हैं, सबका एक सिरा एक पॉइंट पर और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट से। पहले पॉइंट का जो लेके आएंगे, पहले पॉइंट का जो सिरा होगा उसको लेके आएंगे बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे, दूसरे पॉइंट को लेके आएंगे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देंगे। माना कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, बैटरी है तो उसमें वोल्टेज होगा, हमने मान लिया कितना वोल्टेज है, V वोल्टेज है। जैसे ही वोल्टेज लगाएंगे धारा बहेगी I, वहां पर धारा समान होती है, यहाँ पर वोल्टेज समान होते हैं। इसमें से धारा I बन जाएगा और धाराएं अलग अलग होती हैं, तो ये I1, इसमें से कितनी धारा जाएगी I2, इसमें से धारा कितनी जाएगी I3। इतनी बातें क्लियर है। वोल्टेज इसका V, इसका भी, इसका भी। तो बस इतना सा याद रखना कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। बस कुछ नहीं करना है, सीधा सा उठा के क्या करेंगे, जो I होगा वो टोटल I के बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के, होगा कि नहीं होगा। माना इस पूरे का जो सर्किट का प्रतिरोध है वो कितना है, कैपिटल R है। धारा कितनी I जा रही, वोल्टेज कितना है V, तो I बराबर ओम के नियम से V बराबर IR आता है। तो I बराबर क्या आएगा, I बराबर जब निकालोगे तो V अपॉन R आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। आ जाएगा सर। टोटल निकालने के लिए इसका टोटल प्रतिरोध R, टोटल धारा I, तो क्या निकलेगा, I बराबर V अपॉन R, बोलो। ऐसे ही I1 के निकालेंगे तो क्या आएगा, I1 का जब मान निकालेंगे तो आपका V अपॉन R1 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही I2 के लिए V अपॉन R2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। V बराबर R3 आएगा कि नहीं। यहां से V कॉमन लेंगे, V से V को काट देंगे तो क्या आएगा, V अपॉन R। V कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा कि नहीं। इतनी बात क्लियर है। V से भी खत्म, तो 1/R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन का। तो इससे क्या समझ में आ रहा कि अगर प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उसका जो टोटल प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी कि इसका टोटल प्रतिरोध का व्युत्क्रम और सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर आता है श्रेणी समांतर क्रम संयोजन में। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से करना है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ड्राइव करनी है। इनको बार बार को आप वीडियो देखना है, देन आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। 2-3 बार देख लेंगे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, यहां पर पढ़ के आए। विद्युत ऊर्जा सेम यहां पर है। क्या होता है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा वही है कि आवेश के प्रवाह में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा मतलब एक तरीके से कार्य। ऊर्जा का मतलब हम लोग जनरली जानते हैं कि ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता क्या होती है। जितना कार्य कर सकते हैं वही तो आपकी क्या है, ऊर्जा है। तो जो W होता है वही क्या होता है, आपका ऊर्जा होती है। चूंकि अभी बात कर रहे हैं हम लोग करंट में, तो अभी जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़ के आए थे वैद्युत विभव बराबर W अपॉन Q, बोलो। तो W बराबर क्या, V इंटू Q होता कि नहीं, यही तो वैद्युत ऊर्जा है। तो जब भी पूछा जाए कि वैद्युत ऊर्जा क्या है, जब किसी आवेश को, जब कोई आवेश में को प्रवाह करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसको क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं आप, वैद्युत ऊर्जा। इसका क्या V इंटू Q फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब वो ये पूछते हैं कि वैद्युत ऊर्जा को VIR सभी में पदों में व्यक्त करो, तो कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। हम लोग सर ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम जानने के लिए हम लोग सबसे पहले Q को चेंज करो। Q बराबर वहां से देखो IT होता है, शिफ्ट कर दो, तो W बराबर V इंटू I इंटू T बन सकता, जूल, पहला फॉर्मूला, बोलो। दूसरा W बराबर बताओ क्या रखते हैं, I बराबर क्या रखते हैं, V बराबर IR रख दें। V बराबर IR नहीं होता ओम के नियम से, अभी हाल पढ़ के आए। तो V की जगह पे IR शिफ्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I स्क्वायर R इंटू T, बोलो। अगर यहां पे शिफ्ट कर दिया आपने V बराबर IR, तो IR में संबंध हो गया कि नहीं। अब मान के चलो आपको I को गायब करना है, V लाना है। क्या करना है, I को गायब करना है, V लाना है। तो I के लिए V अपॉन R आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। I बराबर यहां से तो क्या बनेगा फॉर्मूला, I की जगह पे V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T
यानी कि W बराबर वी स्क्वायर, एक R से R खत्म, तो R इंटू टी। तीन फॉर्मूले हो गए कि नहीं हो गए। एक W बराबर वी इंटू क्यू, आई की जगह पे आई टी शिफ्ट कर देंगे, तो W बराबर वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये सब किस में आते हैं, आपके जूल में। ये तीनों बातें क्लियर हैं। कभी भी आ जाए छाप देना, तुरंत क्वेश्चन पूछा जाए क्वेश्चन लगा देना। कभी न्यूमेरिकल भी पूछा जाए कि अगर किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है, उसमें लगे हुए प्रतिरोध का मान 5 ओम है तथा 5 सेकंड तक वो प्रभावित होती है, तो बहने वाले तब उसमें कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो आई का मान, आर का मान, टी का मान शिफ्ट कर दो, आपके सामने आंसर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर होती हैं। दूसरा, एक इलेक्ट्रोड बोल्ट। क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रोड बोल्ट किसे कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड बोल्ट के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता है, क्या पता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता है, देन आप एक इलेक्ट्रोड बोल्ट की डेफिनेशन आसानी से निकाल सकते हो। क्या होती है, एक इलेक्ट्रोड बोल्ट बराबर आपके पास कुछ ये आता है कि 1.6 × 10⁻⁻⁻ जूल, 19 जूल। इसका मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रेड ऊर्जा, यानी कि विद्युत ऊर्जा, जो कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻90। ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं चालक में उत्पन्न ऊष्मा। किसकी बात करते हैं, ऊष्मा। एक तरीके से कह सकते हैं जो आपका ऊष्मा है वो एक तरीके से क्या है आपका ऊष्मा की। वैसे अगर डेफिनेशन जनरली देखें तो इसमें यह होता है कि जब क्या हो, विद्युत जो ऊर्जा हो वो आपकी रासायनिक और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित ना हो। जो आपकी विद्युत ऊर्जा है वो आपकी रासायनिक और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट ना हो, देन उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। सेम फॉर्मूले निकलते हैं आपके, क्या सेम फॉर्मूले निकलते हैं। बस हम लोगों को ये याद ये रखना है कि जो 1 जूल होता है, 1 जूल बराबर 1.1/4 कैलोरी होता है। होता कि नहीं, बोलो। इतनी बात क्लियर है। 1 जूल बराबर इतने कैलोरी होता है। तो जो H का मान आता है, H दरअसल वही है जो हम लोगों ने W निकाला था, यानी कि ऊर्जा निकाली थी। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था कुछ V बराबर IR, V बराबर IT। इसमें 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, कैलोरी में। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दूसरा H I की जगह पे V की जगह पे IR शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, I² RT। इसमें भी 4.2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर किस में आएगा आपका, कैलोरी में। तीसरा जो आपने फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, V² अपॉन R इंटू टी अपॉन 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो किस में आ जाएगा, ये आपका कैलोरी में आ जाएगा। ये आपके 3 फॉर्मूले किसके लिए हैं, आपके ऊष्मा के लिए। उतनी बात क्लियर होती है, आगे ना बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं वैद्युत ऊष्मा, ऊर्जा की माप। ऊर्जा की माप से पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी शक्ति के बारे में। इसमें एक टॉपिक लिखा रही है जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, वैद्युत शक्ति। क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति। 13वां पॉइंट लिख लेना, वैद्युत शक्ति। क्या, वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति। P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर हम लोग जानते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, ऊर्जा व्यय होने की दर शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्जा व्यय होने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। तो P बराबर W/T हमने पढ़ लिया। जब भी पूछा जाए कि वैद्युत शक्ति क्या होती है तो ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। W के फॉर्मूले अभी फिर से निकाले थे, यहीं पर फिर वही शिफ्ट करने। पहला फॉर्मूला निकाला था W बराबर क्या निकाला था W बराबर से निकाला था V इंटू आई टी। अब चूंकि T और है तो T से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पहला फॉर्मूला V इंटू आई। तो P बराबर क्या आ गया, पहला फॉर्मूला V इंटू आई। लो, इसमें V की जगह पे फिर से शिफ्ट कर दो, क्या IR। तो P बराबर क्या आ जाएगा, I² R, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा P बराबर V² अपॉन R। लो, ये आपका क्या होगा, चूंकि T कैंसिल होता चला जाएगा ना, सभी में T कैंसिल होता चला जाएगा। T होता है तो T कैंसिल होता चला जाएगा। आपके ये फॉर्मूले बन गए P के। जब भी पूछे P के लिए तो आप यहाँ से न्यूमेरिकल भी बने तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा की माप। अब ऊर्जा है तो उसको मापेंगे हम। तो मापने के लिए यूज करते हैं हम लोग वाट घंटा। वाट घंटा मतलब कितनी शक्ति व्यय हुई उसमें, 1 घंटे में कितनी शक्ति व्यय हुई तो उसे वाट घंटे में करेंगे। किलोवाट घंटा मतलब जब बड़ी ऊर्जा होती है तो उसको किलोवाट में नापते हैं, तो किलोवाट घंटा हो गया। आपको किलोवाट घंटा को यूनिट भी बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी एक होती है, वो ये है कि वो आपसे पूछेंगे कि यूनिटों की संख्या निकालो। क्या निकालो, यूनिट की संख्या। यूनिट क्या होता है सर,
यूनिट की संख्या जानने से रहे, जो किलोवाट घंटा होता है वही दरअसल क्या होता है, आपका यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा हम कह सकते हैं कि वो यूनिट है। जैसे आपके घर में मीटर लगा होगा, तो मीटर वाला जब आपसे रीडिंग लेने आता होगा तो वो आपसे कहता होगा इतनी यूनिट बिजली जली है आपकी। तो वो बिजली यूनिट जलने का मतलब आपको पता होना चाहिए, आप फिजिक्स के स्टूडेंट है, कि वो यूनिट का मतलब क्या है। इसका ये मतलब होता है, इसको यूनिट की संख्या निकालने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, बड़ा सिंपल, वाट इंटू घंटे। इसको अच्छे से लिखें, थोड़ा सा आने की संभावना है। यूनिट की संख्या बराबर वाट, कितने वाट की क्या क्या चीजें लगी हैं, वाट इंटू घंटे इंटू दिन इंटू आपका संख्या, कितनी संख्या में क्या क्या चीजें लगी हैं, 1000। ये होता है आपका यूनिट की संख्या निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आएगा कि आपके घर में 10 वाट का एक बल्ब लगा है जो डेली 5 घंटे जलता है और वो लगातार 1 महीने तक जलता रहा, तो आपकी जो ऊर्जा है वो कितनी व्यय होगी, मतलब यूनिटों की संख्या निकालिए, आप कितने किलोवाट घंटा आपकी जो ऊर्जा व्यय होगी उसको लगना। कितने वाट का बल्ब सर, 5 वाट का, 5 रख देना। कितने घंटे जल रहा डेली, 5 घंटे, 5 रख देना। कितने दिन जला, 30 दिन, महीने में 30 दिन, 30 रख देना। संख्या कितनी है, बल्ब 1 जल रहा, तो 1/1000 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास यूनिटों की संख्या निकल के आ जाएगी। वो कहें कि प्रति यूनिट आपके 5 रुपया खर्च हो रहा है, तो रुपया कितने खर्च होंगे, तो यूनिटों की संख्या मान के चलिए आपके पास 10 निकल के आई, 5 रुपया प्रति यूनिट लग रहे हैं, तो देन 50 रुपया आपको देने पड़ेंगे पर मंथली। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, बोलो। इतनी बातें क्लियर है, यानी कि यूनिटों की संख्या जब भी आपको निकालनी हो देन आपको क्या करना है, सीधा सा फॉर्मूला आपको यूज करना है कि वाट घंटे दिन इंटू समय अपॉन 1000। इतनी आप अगर क्लियर कर लोगे देन आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एक अश्व वाट बराबर कितने वाट होते हैं, 1 अश्व वाट बराबर कितने वाट, तो आपको क्लिक करना है 7 और 6, ठीक है। कभी जूल में पूछे कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं, तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है 1 किलो वाट घंटा बराबर जूल होते हैं 3.6 10⁻6 जूल, ठीक है ना। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, इतनी बातें क्लियर होती हैं। देन आपका टॉपिक आता है वैद्युत बल्ब। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, या तो ह्यूमन आइज से बनेगा क्वेश्चन, या फिर यहाँ से बनेगा वैद्युत बल्ब से, या फिर जनरेटर से बनेगा, AC या DC। बस यही 3 क्वेश्चन लॉन्ग आपके बनने वाले हैं, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको निश्चित देखने को मिलेगा, एक वैद्युत बल्ब, एक आपका मानव नेत्र, एक AC और DC जनरेटर। 4 क्वेश्चन यदि आप तैयार कर जाते हैं लॉन्ग, देन आपका लॉन्ग क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और भी बताएंगे आगे जो एक टॉपिक लेने वाला है कि उसमें किस तरीके से क्या। वैद्युत बल्ब पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैद्युत बल्ब ज्यादातर सभी लोगों ने देखा होगा, ये क्या होता है, एक ऊष्मा का स्रोत होता है। इसमें जैसे ही करंट जाती है तो वो क्या होता है, ऊष्मा देने लगता है, ठीक है ना। तो वैद्युत ऊर्जा क्या है, एक ऊष्मा का स्रोत है। जैसे ही हम इसमें वैद्युत ऊर्जा को देते हैं, यानी कि करंट फ्लो कराते हैं, तो ये हमें क्या देने लगता है, ऊष्मा देने लगता है। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट लगा होता है, ऊपर निप लगी रहती है, कांच का पार्ट खोखला गोला होता है, आर्गन और हाइड्रोजन इसमें भरी रहती है। इस तरीके से चीजों को आप ड्राइव करके लिख देंगे, देन वैद्युत बल्ब बना देंगे और आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। इतनी बातें आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। संपूर्ण रिवीजन का लेक्चर नंबर 3 में जो हम लोगों ने करंट पर बात की, वो सारी बातें हम लोगों को आज की, इसमें आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसको बार बार आप देखिए, मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ इसके बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप बराबर मेहनत कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, मैं आपके साथ हूं। जहां पर भी दिक्कत होती है आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके साथ निरंतर मेहनत करता रहूंगा और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, बहुत अच्छा हो, ऐसी कामना करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए और ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे आपके माँ बाप को नीचा देखना पड़े। हमेशा ऐसा काम कीजिए जिससे आपके माँ बाप बता सके कि ये हमारा बच्चा है और इस तरीके का काम कर रहा है, तो निश्चित ही आप जीवन में बहुत सफल होंगे। केवल एक बात याद रख लेना, अपने माँ बाप का चेहरा देखकर चलिए, हमेशा आपको आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसे काम कीजिए जो आपके माता पिता बता सके कि मेरा बच्चा ये काम कर रहा है। बस इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ आज का लेक्चर खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।